जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी संविधान यही पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें जो है हम आपको भाग 3 पढ़ा रहे हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये जो है आपका भाग 3 में आता है। और आर्टिकल जो 12 to 35 तक है, ठीक है। 12 से 35 तक है आर्टिकल। इसमें जो है हमने आपको आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। एक चीज और है कि ये जो मूल अधिकार है ये पैदाइशी मिलता है या बाद में मिलता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें पैदाइशी मिलता है या बाद में मिलता है, ठीक है। तो जो मूल अधिकार है, ठीक, जो मूल अधिकार है किसी भी व्यक्ति को पैदाइशी ही मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो बनाता खैर किसी भी देश की सरकार ही बनाती है, हमारे संविधान द्वारा बना है। लेकिन जैसे ही बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है, जन्म तो छोड़िए, जैसे ही बच्चा एक माँ के पेट में बच्चे का आकार लेने का रूप धारण करता है ना, तभी से जो है उसको जो है मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मेडिकलों पे लिखा रहता है, जहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पे लिखा रहता है कि यहाँ पर भ्रूण लिंग परीक्षण, भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं होता है। और लिखा रहेगा कि भ्रूण लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है, ठीक है। ये क्यों लिखा जाता है? ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक बच्चे ने जब आकार ले लिया, फिर उसके बाद जो आप उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसे नष्ट किया तो आपके खिलाफ क्या होगी? कार्यवाही होगी। उसी में नहीं देखते हैं कई बार महिलाएं जो अबार्शन कराती हैं, तो वही सब दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये जो अधिकार हमें मिलता है, कैसे मिलता है? पैदाइशी। खरीद देता कौन बना के? हमारे यहाँ का संविधान ही बना के देता है, ठीक है। जब हमारे यहाँ संविधान नहीं था, हमारे यहाँ जब संविधान नहीं था, न उतना मेडिकल था, तो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती थी तो फिर वो उनका बच्चा होता ही था, ठीक है। तो खैर उस समय उतना ऐसे लोग करते भी नहीं थे। अब तो ये तो सिस्टम बन गया है कि किसी के साथ रहो भी। देख ही रहे हार्दिक पांड्या को कि उसकी पत्नी जो है, उसके बच्चा, एक बच्चा भी था, छोड़ के चली गई। पता नहीं किस स्तर पे, स्तर पे लोग आके गिरेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। कौन से स्तर पे आके गिरेंगे महिलाएं, ठीक है। तो हमने जो है आपको आर्टिकल 15 तक पढ़ाया है, ठीक है। आर्टिकल 15 जब हम कल पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य जो है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 15(1) है। 15(2) कहता है कि कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और सार्वजनिक स्थलों, होटलों, भोजनालयों, कुआं, तालाबों, ठीक है, रेस्टोरेंटों पे उनको जो है आने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी व्यक्ति है किसी भी दूसरे व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता है। एक जगह प्रयोग किया गया है राज्य के लिए, एक जगह प्रयोग किया गया है नागरिक के लिए। 15(1) जो है वो राज्य कहता है, और 15(2) है वो कहता है नागरिक। इन दोनों में अंतर समझिएगा, शब्द ही है, शब्द से आप मार खा जाएंगे, ठीक। एक बार नागरिक के लिए प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, एक बार राज्य को प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 15(3) कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है जो विधि के समझ समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ाया था आपको कि विधि के समझ समानता यानी सभी लोग कानून के हिसाब से बराबर हैं, ठीक है, हमने बताया था आपको, ठीक है। लेकिन हमने उसमें यह भी बताया कि कानून के हिसाब से हम संरक्षण भी देंगे, यानी कानूनी तौर पे ही ना महिलाओं को जो है हम सुरक्षा साइकिल पे छुट्टी देते हैं। हम छोटे बच्चों को जो है खूब खेलना घूमना, उनको अलग तरीके से राशन वगैरह, ठीक है, स्कूलों में खाना वगैरह, खिचड़ी वगैरह देते हैं, उनको जो है पोलियो वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं? तो कानूनी तौर पे ही देते हैं हम ना। तो यही कहा गया आर्टिकल 15(3) में कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है,
ठीक है। और आर्टिकल 15(4) कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग के लिए राज्य जो है विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है। अब उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी आ जाएगी। अब है क्या, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आर्थिक आधार पे क्यों नहीं हुआ। भैया आप सामाजिक आधार पे अगर बात करेंगे तो समाज में लोग सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं इसका मतलब ये थोड़ा कि जो समाज में बिछड़े हुए हैं या पिछड़े हुए हैं। यानी आप गांव में जो पंडित जी हैं, ठीक है, अब पंडित जी हैं, अब छोटे उनकी इकोनॉमी कमजोर है या नहीं है, लेकिन उनको सभी लोग प्रणाम करते हैं, पंडित जी प्रणाम, बाबा पालेंगे बोलते हैं ना, तो वो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन समाज में उनका कद ऊंचा है। अभी एक बार रवीश कुमार का इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो जिनके घर में वो जिनके घर की खाट पे वो बैठे थे, वो एक पंडित जी की खाट पे बैठे थे। ठीक है, जब पंडित जी के खाट पे बैठे थे तो वहां पे एक दलित जाति का व्यक्ति था, वो नीचे बैठ रहा है। तो रवीश कुमार कहते हैं कि अगर आप इस खाट पे नहीं बैठेंगे तो हम इनका इंटरव्यू नहीं लेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया है। ठीक है, ये जो सब चीजें हमने आर्टिकल 15 आपको पढ़ा दिया है। ठीक, अब आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में समता। ठीक है, लोक नियोजन में समानता या समता। अब यहां बात हो रही है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सभी के लिए समान अवसर होंगे। ठीक है, एक समान अवसर होंगे। अब आपको लग रहा है कि जब एक समान अवसर की बात करता है तो फिर उसमें आरक्षण कैसे हो जाता है, क्योंकि हमने विधि के समय समानता बनाया है, तो कानूनी तौर पे तो हम आर्टिकल 14 देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि लोक नियोजन में समता, यानी जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें सभी को जो है समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जाम में बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी मिल जाना चाहिए। आइए, जिनको नौकरी मिल रही है वो भी उनकी भी एलिजिबिलिटी उतनी ही है, और जो जिनको नहीं मिली उनकी भी एलिजिबिलिटी उतनी ही है। तो हम तो कह रहे हैं आर्टिकल 16 में कि लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी की समान भागीदारी होगी। ठीक है, समझना रहा चीज, सरकारी नौकरियों में सभी लोगों की क्या होगी, समान भागीदारी होगी। ठीक, अब हम लोग क्या है कि इसमें भेदभाव हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, अब भेदभाव होता कैसे है, हम जो कह रहे हैं कि हम जो है आपको योग्यता के आधार पे कहेंगे कि हम एक एलिजिबिलिटी आपसे मांगेंगे कि देखिए भैया हम कह रहे हैं कि आप जो लोग हैं सभी को नौकरियों में, ठीक है, समानता हम देंगे, सभी को समान अवसर हम देंगे, लेकिन हम एक एलिजिबिलिटी की मांग करेंगे। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी की मांग करेंगे कि भैया आप कम से कम, अगर आपको आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है तो कम से कम आप 12th पास रहिए। ठीक है, यूपी पुलिस में जाना है तो कम से कम आप 12th पास रहिए। ठीक है, अगर यूपी पीसीएस में जाना है तो कम से कम आप ग्रेजुएशन किए रहिए। ठीक है, हम ये एलिजिबिलिटी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि 12th पास वाला काहे नहीं यूपीएससी दे सकता है, 12th पास वाला काहे नहीं यूपीपीसीएस दे सकता है। भैया हम नौकरियों में समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन समानों में समान की हम बात कर रहे हैं कि जैसे नौकरी देना इतना भी तो आसान तो है नहीं कि हम एक छोटे बच्चों को जो है 16 साल का बच्चा है उसको हम देश का जनरल बना दें, सैन्य जनरल, सैन्य प्रमुख बना दें, ऐसा भी तो नहीं कर सकते हम। कुछ तो वरीयता हम देखेंगे, हमें सिर्फ अपने इसी संविधान के अनुसार तो नहीं चलना है ना, हमें और भी तो शासन प्रशासन देखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब आर्टिकल 16 कहा कि लोक नियोजन में समता यानी सरकारी नौकरियों में समानता की बात होगी, तो आपके मन में ये भावना आएगी कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के लिए हम अलग अलग एलिजिबिलिटी की मांग क्यों करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भैया अगर हम अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग हम फॉर्म निकाल रहे हैं, अलग अलग सेवाओं की भर्ती कर रहे हैं, हम अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी की मांग करेंगे। ठीक है, आप जब अलग अलग एलिजिबिलिटी की मांग कर लेंगे, ठीक है, जब अलग अलग एलिजिबिलिटी की मांग कर, जैसे इनका 12th है, आर्मी में है, ठीक है, अब जितने भी लोग 12th पास होंगे, ठीक है, जितने भी लोग 12th पास होंगे और उनकी उम्र 18 साल हो गई होगी, वो फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आर्मी का फॉर्म फिलअप कर देंगे, अगर 12th पास है और
18 साल उम्र है तो आर्मी के फॉर्म फिलअप कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सभी को कह दिया कि भैया जिन्होंने 12 पास किया है आप आर्मी का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हमने कह दिया, हमने दे दिया आपको समान अवसर। ठीक है, हमने आपको दे दिया समान अवसर, दिया ना। हमारी एक एलिजिबिलिटी है, हमारी एक योग्यता है, हम मांग कर रहे हैं उसकी कि हम आपके पास ये होना चाहिए तभी हम आपको देंगे। तो हमने जब कहा कि आप 12th पास होना चाहिए तो जितने भी लोग 12th पास हैं आप वो जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो है सरकार जो है यहाँ पे मना नहीं करेगी कि आप 12th पास हैं लेकिन आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपकी अगर एलिजिबिलिटी है तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हमने कह दिया कि समान अवसर। अब इसमें क्या है कि जो लोग 18 साल के हैं और 12th पास हैं तो इसका तो मतलब है नहीं कि सभी लोग नौकरी पा जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बात आएगी कि भैया यहाँ तो कह रहे हैं कि लोक नियोजन में समानता, सभी लोगों को नौकरी मिल जाए, तो ऐसा भी तो नहीं है। हम यहाँ फिर एलिजिबिलिटी मांगेंगे कि भैया आप जो परीक्षा देंगे कम से कम आपकी उतनी मेरिट आनी चाहिए। ठीक है, तब हम आपको नौकरी देंगे। समझ आ रहा है चीज, नौकरी हम देंगे, यही चीज ना कि अगर आप, हमने क्या किया कि फॉर्म निकाल दिया, आपने परीक्षा फॉर्म भरा, परीक्षा आप दिया, अब हमने कहा कि देखिए हम कट ऑफ तैयार कर रहे हैं, हम मेरिट बना रहे हैं, हम इस मेरिट पे जो है आपको जो है सरकारी नौकरी देंगे। तो आपको नहीं समझ आ रहा है कि हर बार समानता देखी जा रही है। आप 12th पास थे, ठीक है, 12th पास कर लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप 12th पास करके तो आपको नौकरी दे दी जाए। हमने उसके क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि आपको परीक्षा देना होगा, आप परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद जो है आपका शारीरिक मापदंड होगा। ठीक है, आप परीक्षा पास करके आप आर्मी में जाना, आपका पैर सही नहीं है, आप पैर से थोड़े से भाई दिव्यांग है, ठीक है, या आपके पैर में कोई दिक्कत है, आपके हाथ में कोई दिक्कत है, या आपको कलर विजन है, ये सब दिक्कत है, तो आप कहेंगे नहीं हमें समानता की बात की गई, तो ऐसी नहीं है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स है, आपको अधिकार दिया गया है, तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। लेकिन सरकार भी जो है, जो राज्य आपको दे रहा है उसके पास भी अधिकार है। जो राज्य, हमने आपको बताया है कि राज्य जो है वो कानून बनाता है, तो वो कानून अपने लिए बनाता है कि देखिए हमने सबको जो है समान अवसर दिया है, लेकिन हमने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है, अगर एक क्राइटेरिया आप पार नहीं कर पाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लोक नियोजन में समानता की बात कर दिया तो आप सभी लोग नौकरी पा जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो आर्टिकल 16 कहता है कि देखिए भैया लोक नियोजन में समानता की बात करेगा कौन, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। ठीक है, जब आर्टिकल 16 इसकी मांग करता है कि लोक नियोजन में समता होगा। ठीक है, लोक नियोजन में समानता होगा। ठीक, अब है क्या कि आप जो 16(1) है, अभी तो आप समझ गए कि नौकरी में समानता। अभी देखिए बहुत चीजें हैं, आगे आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे, अभी तो हम थोड़ा सा बताए हैं। ठीक है, आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, ठीक है, राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां होंगी और नियुक्ति संबंधी, क्या कह रहा है कि राज्य के अधीन नौकरियां पता नहीं, कोविड शील्ड बहुत बेकार चीज है। ठीक है, राज्य के अधीन नौकरियां या नियुक्ति से संबंधित समान अवसर सभी को दिया जाएगा। इसमें जो है राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी राज्य जो है, अब राज्य है क्या, हमारे भारत सरकार राज्य है, हमारी संसद है राज्य है, सुप्रीम कोर्ट राज्य है, ठीक है, हमारे राज्य विधानसभा राज्य है। ये लोग जो है नौकरी देते हैं कि नहीं। अब ये जो लोग हैं जितने भी नौकरियां निकालेंगे वो सभी के लिए एक समान अवसर देंगे। क्या करेंगे, सभी को जो है एक समान, कि हम देखिए हम अपना फॉर्म निकाल दिए, आप एक फॉर्म आके फिलअप करिए, हमने अवसर दे दिया। ठीक, दूसरा है, अब हम नहीं भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे ना। आर्टिकल 16(2) कहता है कि जब कोई नौकरी देगा राज्य,
ठीक है। राज्य जब कोई नौकरी देगा तो नौकरी देते समय वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। पहला करा 61 के राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां होंगी, ठीक है, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक है। फिर कहता आर्टिकल 16(2) कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ठीक है। यानी विधि के समस्त समानता का पालन हो रहा है। अब यहां पे आ जाएगा आपका जाति, लिंग, जन्मस्थान। हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, लेकिन हम एलिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं कि महिलाओं की जो लंबाई है यूपी पुलिस में, आर्मी में, किसी भी सेना में जाने के लिए उनकी लंबाई कम है। ठीक है। उनकी लंबाई कम मांगी जाती है। ठीक। लेकिन पुरुषों की लंबाई ज्यादा मांगी जाती है। ठीक। अब हम क्या कहेंगे कि भैया महिला और पुरुष में राज्य भेदभाव काहे कर रहा है, कहेंगे। ठीक। जाति, SC, ST, OBC, जनरल, हम देखते हैं कि फॉर्म फिलअप किया जाता है यूपीएससी के लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो उसमें मिलता है जनरल के लिए 6 बार चांस है, ओबीसी के लिए 9 बार है, SC, ST के लिए जितनी बार चाहे कर ले। है भेदभाव हो गया जाति पे। कौन कर रहा है? राज्य ही कर रहा है ना। यूपीएससी राज्य है, यूपी पुलिस जो संस्था है वो राज्य है। ठीक है। क्योंकि वो नियम और कानून बना रही है। ठीक। राज्य है। ठीक। हमने लिंग देख लिया कि महिला पुरुष में भेदभाव है। ठीक है। इनका मेरिट कम बनता है, इनकी लंबाई कम है। ठीक है। लोग कहते हैं महिलाओं का जो है दिमाग घुटने में होता है। ठीक है। देखिए ऐसी बात नहीं है। महिलाएं कभी कभी कहते हैं कि वो सब बिना दिमाग की ही होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारी महिलाएं बहुत तेज होती हैं, इसीलिए तो हार्दिक पांड्या जैसे लोगों को छोड़ के चली जाती हैं। ठीक है। तो भेदभाव राज्य नहीं करेगा, समझ में आ रहा है जी? भेदभाव क्या करेगा? राज्य नहीं करेगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य कर रहा है। ठीक। तो ये सब चीजें आगे आएंगी। अभी हम आपसे कह रहे हैं कि भैया देखिए ये भेदभाव नहीं करना है राज्य को, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत आएगा नहीं सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, ये वाला फॉर्म भरे थे तो वहां तो महिलाओं की लंबाई इतना कम मांगा था, अब पुरुषों की लंबाई उतना मांगा था, कहाँ है? भेदभाव तो हो गया महिला और पुरुष में, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है। जाति के आधार पर नहीं करना है। तो आप कभी कभी देखते हैं कि जो ST के लोग आते हैं उनकी लंबाई यूपी पुलिस में कम मांगता है। ठीक है। और जो SC के लोग आते हैं उनका थोड़ा सा हाइट ज्यादा मांगता है, फिर उससे ऊपर जो आते हैं उनकी हाइट ज्यादा मांगता है। ठीक है। आप देखिए अभी फिर इसके बाद भी यूपी पुलिस में अगर कोई पुरुष है तो उसकी लंबाई 169 मांगता है, लेकिन अगर आप यूपी SI के लिए फॉर्म भरेंगे तो 165 मांगने लगता है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है कि नहीं? भेदभाव है कि नहीं? यूपी SI के लिए क्यों 165 मांगा गया, जबकि यूपी पुलिस के लिए 168-69 मांगा गया? क्यों? भेदभाव है। इन सबों का रीजन है, इसके लिए एक्सक्यूज आया है, लेकिन हम कहते हैं कि राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। आप क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा, हम इसका रीजन आगे बताएंगे। जन्म स्थान। ठीक है। जन्म स्थान। अब हम लोग हैं कहते हैं कि ये बताइए कि जो हमारे नेता हैं, वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है। अभी जितने भी नेता हैं इन सबों के पास राइट्स है कि अगर एक जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं दूसरे अन्य जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। इनके पास अधिकार है। हमारे आगे नेताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने बना के गया कि भैया अगर यहाँ से ये लोग चुनाव किसी, मान लीजिए बनारस से मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े थे, तो वो 2014 में बनारस से भी चुनाव लड़े थे और गुजरात के बड़ोदरा से भी चुनाव लड़े थे। दोनों जगह कंस्टिट्यूएंसी वो जीत चुके थे। बड़ोदरा उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ पकड़ लिया। लेकिन ये चीज हमारे यहाँ के युवाओं के लिए नहीं है। ठीक है। लेकिन हम भेदभाव कभी कभी कर देते हैं। ठीक है। करते हैं कि देखिए जन्म स्थान के आधार पे हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और पहाड़ी एरिया जितने भी हैं वहां के जो लोग हैं, जो नक्सलाइट एरिया हैं, हम उनको छूट देते हैं। जो नक्सलाइट एरिया हैं हम क्या करते हैं, उनको छूट देते हैं। जो पहाड़ी एरिया हैं हम उनको छूट देते हैं। जहाँ सूखा स्थान है, जहाँ पानी वगैरह, जहाँ
तुम खूब भयंकर सूखा वगैरह है जहाँ कुछ ज़्यादा होता ही नहीं, हम उनको छूट देते हैं। कहीं ना कहीं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हुआ, क्योंकि जितने भी लोग पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं हम उनको जो है ज़्यादा छूट देते हैं। हम उनको लंबाई में छूट देंगे, परीक्षा में छूट देंगे, ठीक है। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की और एमपी की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे नौकरियों के लिए मार लगी है। वही दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा छूट है, वहां पे लोग नौकरी करना नहीं चाहते हैं सरकार की, लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए अभी अभी जो फिलहाल में लोग कहते हैं कि हम जो अदर स्टेट में नौकरी नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में हरियाणा में, ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ हरियाणा में आप कहीं अदर स्टेट के जो लोग हैं आके यहाँ के एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, हुआ था ऐसा, ठीक है। तो ये कहता है कि जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जन्म स्थान के आधार पे अगर मान के चले पहाड़ी एरिया में हो गया तो हम भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबों का कोई ना कोई पॉजिटिव वे में रीजन है, लेकिन आर्टिकल 16(2) कहता है कि भैया जो राज्य है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे इस नौकरियों को देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हमने 3 प्रकार बता दिया कि नहीं आप ये जो 3 प्रकार से भेदभाव करते हैं, ठीक है, करते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 पढ़ाया, इसमें हमने कहा कि भैया आर्टिकल 15 जो 4 है, हमने इसमें कहा कि जो लोग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, हम जो है उनके लिए विशेष प्रावधान करेंगे, ठीक है। यानी ये विशेष प्रावधान, ये जो विशेष प्रावधान हम करने की बात कर रहे हैं, हम इन नौकरियों में भी इनके लिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं, क्योंकि यहां भी ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप SC ST को देखेंगे तो वो लोग जो है थोड़ा सा पढ़ने लिखने के क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं जगाते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि जिन अभी हाल ही में आप सुने होंगे, आप सुनेंगे कि उन लोगों का जो है बराबर पदवी तो नहीं हो पा रहा है, जैसे जो SC हैं और ST हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं लोक नियोजन में समान अवसर और समानता, ठीक है, कर रहे हैं हम। ये बताइए जब लोक नियोजन में समान अवसर और समानता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो SC जाति है, ठीक है, SC जाति है, ST जाति है, ये लोग उसमें समान होने चाहिए कि नहीं, ठीक है, किसी भी जॉब में ये लोग बराबर होने चाहिए, ठीक। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग उतने पढ़ते लिखते नहीं थे, ये लोग आगे नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब कि जितने भी जनरल में आएंगे लोग, जितने भी OBC में थोड़ा क्रीमी लेयर में आएंगे वो लोग ऊपर चले जाएंगे, वो सारी वैकेंसी पे वो लोग भर जाएंगे, ठीक है। जब वो लोग वैकेंसियों पे भर जाएंगे तो ये SC ST वालों का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? आज के समय में अगर हम लोग जाति के आधार पे बटे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि लोग जो वोटिंग करते हैं जाति के आधार पे, तो कहीं ना कहीं हम भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसमें कहा जाता है कि भैया जो SC ST के लोग हैं हम उनके लिए जाति के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव करेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे, ठीक है। SC ST के लिए जो है हम थोड़ा सा भेदभाव करेंगे, समझ में आ रहा है चीज, क्योंकि वो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो लोग पिछड़े हुए हैं, वो लोग अब उनका जो प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ये चीजें हमारे समाज को देखते हुए किया गया है, जबकि हम बार बार लोक नियोजन में समता की बात कर रहे हैं, बार बार लोक नियोजन की समानता की बात कर रहे हैं। जब लोक नियोजन की समानता की बात कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में यूपी पुलिस की SI की वैकेंसी आई, ठीक है, और SI की वैकेंसी में सिर्फ भर गए जनरल और OBC के लोग। आप बताइए SC ST के लोग उसमें है या नहीं है? क्योंकि हमने जो है अपने यहाँ वर्गों का विभाजन जाति के आधार पे किया है ना, वर्गों का विभाजन जाति के आधार पे किया है, ठीक है। तो ये जो है हम इसीलिए जो है इनके लिए हल्का से जो है हम प्रावधान कर देते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के लिए हम जो है थोड़ा सा आरक्षण ला देते हैं कि आप जो है आपको इतना आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है। हम जो है आपकी जो है लंबाई में थोड़ा सा कमी कर देते हैं, ठीक है। हम जो है महिलाओं को थोड़ा सा, महिलाएं थोड़े से शरीर से कमजोर होती हैं, थोड़ा सा दिमाग से कमजोर होती हैं, तो हम उनके लिए जो है थोड़ा सा प्रावधान कर देते हैं, ठीक है, कि जो है महिलाएं हैं थोड़ा सा छोटी हैं, इनका जो प्रतिनिधित्व बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ आज आप देखेंगे तो हमारे यहाँ महिलाओं के लिए 33% जो है प्रावधान किया गया है कि कम से कम किसी भी जगह 33% महिलाएं होनी ही चाहिए। हमारी संसद में प्रावधान किया गया है, अभी 106वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग महिलाओं को उसमें लाएंगे कि नहीं? आज ही कभी स्कूल और कॉलेज में आप देख लीजिए तो महिलाओं का संख्या बहुत कम है, तो उनको
महिलाओं को बराबरी की भागीदारी में लागने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा ना। तो हम देख रहे थे कि बार बार हम बात कर रहे हैं कि लोक नियोजन में समता, लोक नियोजन में समता, तो हम देख रहे हैं कि इसमें ओबीसी के भरते जा रहे हैं लोग, जनरल के लोग भरते जा रहे हैं, एससी एसटी के लोग कहाँ हैं? एससी एसटी के लोग कहाँ हैं? इनको भी तो बराबरी भागीदारी करनी चाहिए। इसी चीज को देखते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हम लोगों ने जो है जाति के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव किया। हमने देखा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा हमने यहाँ भी भेदभाव किया। जन्म स्थान पे हमने ये कहा कि पहाड़ी एरिया के जो लोग हैं, ठीक है, पहाड़ी एरिया के जो लोग हैं वो लोग जो है पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, अब उनका काम है जंगलों में रहना, इधर उधर रहना, ठीक है, वनवासी टाइप रहना। अब हमारे जो समतल एरिया के लोग हैं, अब वो लोग पहाड़ी में रह नहीं सकते हैं, ठीक है, पहाड़ों में रह नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, उधर उतना टहल नहीं सकते हैं। अब जब जा नहीं सकते हैं, टहल नहीं सकते हैं, तो कोई ना कोई चाइना कभी आतंकवादी हमला कर देगा, तो कभी पाकिस्तान आतंकवादी हमला कर देगा, तो कोई ना कोई पहाड़ी एरिया में जो जानता होगा उस क्षेत्र को, जो उस एरिया को जानता होगा, जिसको उसके बारे में पता होगा, हमें कहीं ना कहीं उसकी जरूरत है जरूरत। जब जब जरूरत है और वो लोग जब शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें शामिल करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रावधान करना होगा ना। तो वहां पे हम जो है लोक नियोजन में समता की बात तो नहीं देखेंगे ना, कोई ना कोई प्रावधान करेंगे ना। तो हर एक चीज जो है वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे है। हालांकि आज के समय में जो आरक्षण दिया जा रहा है, जिस आरक्षण का प्रावधान किया गया है, देखिए आरक्षण जो दिया गया है, जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए सही है, जिनको नहीं मिलता है उनके लिए बुरा है। अब भीमराव अम्बेडकर से पूछ लीजिए कि जब उनको जो है पानी पीने के लिए बाहर नहीं बैठाया जाता, पानी पीने नहीं दिया जाता था, तो क्या परिस्थिति थी। हम जो एक टीचर से बात कर रहे थे वो हमें इतना समझाए, भैया हम कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हमारे यहाँ की बातें नहीं किया गया है, ठीक है, वो हमको कह रहे हैं कि नहीं पहले से आर्थिक आरक्षण का था। हम कहे नहीं सर, सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग उनके लिए आरक्षण की बात की गई है। कह रहे नहीं आर्थिक आधार पर, धन्य है प्रभु आप 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं अभी हमसे कह भी रहे हैं कि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। हम कहे ठीक है, लेकिन आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया है, हमने जो है पॉजिटिवता की तरफ देखा है, हमने नेगेटिविटी नहीं लिया है कभी, ठीक है, समझा रहा है कि नहीं। तो ये जो है हमने भेदभाव थोड़ा सा किया है, ठीक है, समझा जाइए। तो आर्टिकल 16(2) कहता है कि भैया जो राज्य है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे जो है किसी के साथ जो है भेदभाव हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, भेदभाव हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल 16(3) कहता है, आर्टिकल 16(3) कहता है कि अगर राज्य जो है, जो राज्य है, ठीक है, जो राज्य है, ठीक है, वो आर्टिकल 16(3) कहता है, जैसे क्या है ना, ये हमारे लिए नया है, ठीक है, तो हम इस पे कभी कभी ऐसे करके इसको ऐसे टिपके थे, पूरा हो जाता है, ठीक है। अब इसको टॉप पे ले जाना, कहाँ जाओगे जी? हाँ, कलर का चेंज कर दे, देखो हो गया ठीक है, हम भी सीख रहे हैं, बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है भारत, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 16(3) कहता है कि भैया अगर राज्य चाहेगा, राज्य विधानसभा चाहेगी, ठीक है, तो वो जो है जन्म स्थान के आधार पे, निवास के स्थान पे, ठीक है, जन्म स्थान निवास के आधार पे वो जो है भेदभाव कर सकती है। जैसे पूछती है ना कि आप जो है उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, कि बिहार के नागरिक हैं, कि झारखंड के नागरिक हैं, काहे पूछती है? काहे पूछती है? निवास के आधार पे, इसीलिए कि आप किस एरिया से आ रहे हैं, हमें आपको आरक्षण देना है, ठीक है, हमें आपको क्या करना है? आरक्षण देना है, हमें हर एक चीज देखना है, हमें हर एक जगह के लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। अगर केंद्र सरकार में आर्मी की भर्ती 5000 आई, तो हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश के लोग कितना यहाँ से होने चाहिए, बिहार के लोग कितना होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग कितना होना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग कितना होना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में जो है मेरिट आर्मी की कम बनती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में आर्मी की मेरिट ज्यादा बनती है, ठीक है। तो निवास के आधार पे अगर हमारी सरकार, हमारी राज्य चाहेगी तो आपके साथ भेदभाव कर सकती है। ये आर्टिकल 16(3) में दिया गया है, ये भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। आप बार बार इसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 16(4) कहता है, आर्टिकल 16(4) कहता है कि भैया
हम जो लोक नियोजन में दे रहे हैं समानता, हम इसमें एससी एसटी और अन्य कुछ वर्गों के लिए, एससी एसटी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, एवं अन्य कुछ वर्गों को आरक्षण का प्रावधान करेंगे। क्या करेंगे हम? आरक्षण का प्रावधान करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? आरक्षण का प्रावधान करेंगे, ठीक है। किस चीज का प्रावधान करेंगे? आरक्षण का प्रावधान हम करेंगे, ठीक है। ये जो है आपका आर्टिकल 16(4) कहता है कि भैया हम जो है आरक्षण का प्रावधान क्या करेंगे? करेंगे, ठीक है। अब ये आरक्षण का प्रावधान कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है। देखिए हमको क्लास भी और अन्य जगह पढ़ना रहता है, इसके लिए जो है हम थोड़ा सा अब आर्टिकल जो है थोड़े लंबे लंबे चले जा रहे हैं, 20 मिनट 25 मिनट क्लास हो जा रहे हैं, ठीक है। अब हम एसएससी के लिए तो थोड़ा, अगर एसएससी के लिए रहता तो हम यहीं से हटा देते इसको, जाओ भैया, ठीक है। थोड़ा सा यूपीपीसीएस लेवल तक के लिए पढ़ा देते हैं, पढ़िए भैया यूपीपीसीएस तक के लिए, ठीक है। तो अब जो है ये आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, इसका क्या रीजन है, ठीक, हम इसको पढ़ाएंगे कि क्या था काका कालेलकर समिति, क्या है बीपी मंडल समिति जिसमें 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी लोगों को, उसमें एससी के लोगों को कितना मिलता है, एसटी लोगों को कितना मिलता है, क्या है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्टर, ठीक है, कैसे इन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। ये सब जो है हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। हमें आशा है कि हमें आपको जो है ये इतना समझ में आया होगा, ठीक है, हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।